नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज दिनांक है 5 जुलाई 2024। 7 जुलाई को सीटेट की परीक्षा है, जिसको देखते हुए पेडागोगी के ये प्रश्न जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये अरिहंत की बुक से ये सेट है, उसमें टोटल 30 सेट दिया हुआ है। तो पहला सेट का 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अपना एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में। उससे आगे के प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। पेडागोगी का कुल 30 सवाल होता है एक सेट में। तो 7वां प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। 4 ऑप्शन है इसमें। पहला है कि समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। या फिर प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सही जवाब जो है वो चौथा नंबर है कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सवाल है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो सही जवाब होगा कि प्रमाण का जो है तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। तो इसमें समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की भूमिका का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए, सूचना एकत्र करने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए चिंतनशील, उचित, तर्कसंगत सोच का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है तथा व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। आठवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण में दिया गया है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है कि ए और आर दोनों गलत है। दूसरा विकल्प में कहा गया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तीसरा विकल्प है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। चौथा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर जो है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो अभिकथन में दिया गया है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। यानी कि ये बात तो सही है कि पियाजे और लेवाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, लेकिन जो कारण इसके लिए दिया गया है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। दोनों कथन सही है, लेकिन ये जो कारण है वो अभिकथन के लिए नहीं है। इसमें व्याख्या में दिया गया है कि दोनों ही कथन सही है परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है। संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ भी अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में अधिक भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण क्या है कि विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि ए और आर दोनों गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है।
तीसरा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा है ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर सही जवाब दूसरा नंबर है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो अभी कथन है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में अधिक भिन्नताएं मौजूद होती हैं और कारण जो दिया गया है कि विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो इसी वजह से विभिन्न बच्चों के बीच में विकासात्मक दरों में जो है भिन्नताएं मौजूद होती हैं। व्याख्या देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बच्चों के बीच जो विकासात्मक दरों में अधिक भिन्नताएं मौजूद होती हैं क्योंकि विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। 10वां नंबर सवाल है कि भाई बहन के रिश्तों फिर विकल्प है कि पहला नंबर केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तीसरा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भाई बहन के रिश्ते के बारे में जो यहाँ पे सही जवाब है वो चौथा नंबर है। इसमें कहा गया है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि माता पिता और साथियों के संबंध से भिन्न है और बाल्यावस्था में जो है बच्चे का समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्याख्या में दिया गया है कि भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि बालक का समाजीकरण उसके परिवार से ही आरंभ होता है तथा परिवार के सभी सदस्य माता पिता भाई बहन एवं दादा दादी आदि बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु सभी सदस्यों का संबंध बच्चे से भिन्न भिन्न रहता है। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो कथन दिया हुआ है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन में दिया है पहला कि विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। दूसरा है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तीसरा है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। चौथा है कि भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिकी पर निर्भर है। तो इसमें तीसरा कथन जो है कि भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, यानी कि भाषा और अनुभूति जो है जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। व्याख्या में है कि कथन में विकास के भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं सिद्धांत को दर्शाया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावों विचारों तथा इच्छाओं को दूसरों तक प्रेषित करता है तथा दूसरों की भावनाओं इच्छाओं को समझ पाता है। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे अभिकथन है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो सही जवाब है 4 नंबर ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि अभिकथन सही है और जो कारण है वो गलत है। अभिकथन में है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, ये सही है। व्याख्या में दिया है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरणों और गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी तरीका है। 13 नंबर सवाल है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं। दूसरा है कि पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तीसरा है
पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, और फिर उस पर आएँ जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। चौथा है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएँ। इसमें सही जवाब जो है पहला नंबर है कि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। व्याख्या देखते हैं कि अधिगम के समान सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। 14 नंबर सवाल है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। पहला नंबर है कि विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। चौथा है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसका सही जवाब तीसरा होगा कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। सवाल है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो तीसरा नंबर जो है विकल्प कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो व्याख्या में दिया गया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। 15 नंबर सवाल है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान हैं जबकि डैश में वे भिन्न हैं। सवाल है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान हैं जबकि डैश में वे भिन्न हैं। विकल्प दिया गया है कि गतिवर्धन और संवर्धन। दूसरा है समायोजन संशोधन। तीसरा में है संशोधन और समायोजन। चौथा में है संवर्धन और गतिवर्धन। तो सही विकल्प है 2 नंबर समायोजन और संशोधन, अर्थात समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान हैं जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। तो व्याख्या में दिया गया है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान हैं जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। समावेशन एक व्यापक शब्द है जो सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के अतिरिक्त उनकी भिन्नताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना शैक्षिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करने के लिए संदर्भित करता है। 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। ए है समझ की अग्रवर्ती गहनता, बी है सीखने की तेज़ गति, सी है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, डी है शारीरिक विकास की तेज़ गति। इसमें सी जो है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये तो नहीं होगा, और बाकी कौन कौन सा होगा ये देखते हैं। तो ए और बी कि समझ की अग्रवर्ती गहनता और बी सीखने की तेज़ गति। व्याख्या क्या है कि समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज़ गति उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है कि बच्चे के पास तेज़ आवाज़ें करके बच्चे को सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। दूसरा विकल्प है कि श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तीसरा है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। चौथा है कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तो इसका सही जवाब है चौथा नंबर, यानी कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। व्याख्या है कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को निश्चित ही प्रभावित कर सकती है, किंतु यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है
कि श्रवण बाधिता से सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। 18 नंबर सवाल है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। पहला विकल्प है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। दूसरा है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तीसरा विकल्प शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। चौथा है ज्ञान व्यक्तिपरक है। तो सही विकल्प जो है वो पहला नंबर है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। सवाल था कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो यानी कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये कथन सही नहीं है। तो व्याख्या में दिया गया है कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार संरचनावाद यह बताता है कि मानव संस्कृति को संकेतों की एक प्रणाली मानना चाहिए। संरचनावाद विचारों के उत्पादन के रूप में दुनिया का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं और यह ज्ञान व्यक्तिपरक है। 19 नंबर सवाल है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षिका किस प्रकार मदद कर सकता है। तो उसमें 4 विकल्प है। पहला है कि उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। दूसरा है उसे उत्तर प्रदान करके। तीसरा है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। चौथा है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो चौथा विकल्प जो है कि उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, ये सही विकल्प है। सवाल था कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। व्याख्या है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में एक शिक्षक उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके मदद कर सकता है। एक शिक्षक को बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न करने, पूछताछ करने, बहस करने और अवधारणाओं पर पहुंचने या नए विचार बनाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। 20 नंबर सवाल है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। सही जवाब होगा ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। व्याख्या है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बोध आधारित शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध में बोध कराया जाता है। स्मृति स्तर का शिक्षण इसकी प्राथमिक आवश्यकता है। अगला सवाल जो है 21 नंबर, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो सही जवाब है सहकारी अधिगम। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। व्याख्या क्या है। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। समावेशी कक्षा में जहां असंख्य बालक होते हैं वहां बच्चों को सहकारी अधिगम विधि से पढ़ाया जाता है। इस तरह के बच्चे एक दूसरे की सीखने में मदद करते हैं। यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें एक जैसी योग्यता के बाल समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर सवाल है कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो सही जवाब होगा 2 नंबर, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। सवाल था कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो जवाब होगा कि प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। व्याख्या है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उन्हें प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से पढ़ना सिखाया जा सकता है। सामान्यतः ध्वन्यात्मक प्रणाली भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो समस्त मानवीय ध्वनियों का अध्ययन करती है तथा ध्वनियों के उत्पादन, अभिव्यक्ति, संरचना एवं ध्वनि एवं धारणा, श्रवण आदि का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष
जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण दिया है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। सही जवाब होगा 2। ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन था कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी ये सही है। इसका कारण जो है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, ये भी सही है। तो 2 नंबर सही है, ए और आर दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों की समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। 24 नंबर सवाल है, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो पहला है कि महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। यही सही लग रहा है, यानी कि 1 नंबर इसका सही होगा नहीं। तीसरा नंबर सही है कि महारत लक्ष्य जो है अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो है उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। इसका व्याख्या है कि महारत यानी कि निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में अंतर यह है कि जो महारत लक्ष्य है वो अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। साथ ही जहां एक और महारत लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं तथा कार्य में निपुणता हासिल करने का प्रयास करते हैं, वहीं प्रदर्शन लक्ष्य अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं जिन्हें कर्मचारियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो तीसरा नंबर विकल्प व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो तीसरा विकल्प जो है कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। व्याख्या में दिया गया है कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें। जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो हमें प्रलोभन या दंड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गतिविधि स्वयं संतोषजनक पुरस्कृत होती है। इसे आकांक्षा के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। 26 नंबर सवाल है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है, बी, सी और डी। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। व्याख्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो प्रत्येक बच्चे की क्षमता और सामर्थ्य में विश्वास करती है। यह विषय वस्तु और अनुभवों के साथ संलग्न होकर शिक्षार्थियों के कौशल और अवबोध को बढ़ाने पर जोर देती है। यह सहयोगी और सहभागी अधिगम पर जोर देती है। 27 नंबर सवाल है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। व्याख्या देखते हैं कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। एक लैंगिक भूमिका सामाजिक मानदंडों का एक समूह है जो उन व्यवहारों के प्रकारों को निर्धारित करती है जिन्हें आमतौर पर लोगों के लिए उनके वास्तविक या कथित लिंग या लैंगिकता के आधार पर स्वीकार्य, उपयुक्त या वांछनीय माना जाता है। 28 नंबर सवाल जो है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन के द्वारा, तो 4 नंबर विकल्प सही होगा कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन के द्वारा नैतिक तर्क में जो है लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। व्याख्या यहाँ पे है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन के द्वारा नैतिक तर्क में
लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास जो है 3 स्तर में होता है और प्रत्येक स्तर के 2 चरण होते हैं। इनके सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि नैतिक तर्क मुख्य रूप से निर्णय की खोज और उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। ये बच्चों के न्यायिक निर्णय के बारे में जीन पियाजे के विचार पर आधारित है। 29 नंबर सवाल है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। विकल्प 2 सही है कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है, तो विकल्प 2 यानी कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है सही है। व्याख्या है कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बुद्धि का यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करती है। अंतिम सवाल जो 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब निम्नलिखित में से किसने समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो सही जवाब होगा हावर्ड गार्डनर। व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप सामान्य न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। साथ ही बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 8 प्रकारों की बुद्धि का उल्लेख किया है जो निम्न है। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवा है सांगीतिक बुद्धि, छठा है अंतः पारस्परिक बुद्धि, सातवां है अंतः वैयक्तिक बुद्धि और आखिरी और यानी कि 8वां है प्राकृतिक बुद्धि। तो इस तरह से सेट 1 का पेडागोगी का 30 सवाल जो है हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अगले वीडियो में मैं एक ही वीडियो में 30 सवाल सॉल्व करूँगा ताकि आप लोग एक बार में 30 सवाल हल करने का प्रयास करें और कितना सही होता है साथ साथ आप नोट करते जाएं अपने नोटबुक में। तो इस तरह से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, रिवीजन भी होगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा के लिए अग्रिम बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।